Good morning, students. Today we will do inverse trigonometric function. Means we will find inverse function of trigonometric functions. We know we have 6 trigonometric functions, sine, cos and all that. तो इसे समझिए कि let we have sin y is a function. Sin y is equal to x is given. Then we can write y is equal to sine inverse x. Then this is called inverse sine function. One thing, sine inverse function or sine x inverse, these are two entirely different things. Sine x inverse is equal to 1 upon sine x. यहाँ हम साइन एक्स का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, जबकि साइन इन्वर्स एक्स जो है वो एक इन्वर्स फंक्शन है साइन एक्स का, तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अब साइन एक्स को समझिए, साइन इन्वर्स एक्स, लाइक वी हैव गिवन वाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, देन वी कैन राइट इट एज साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक्स इज इक्वल टू 1/2 लीजिए, देन we have to find value of sine inverse 1/2. If we are given, we have to find sine inverse 1/2. Put it equals to y. Y is equal to sine inverse 1/2. Take sine on both sides. We get sine y is equal to 1/2. अब हमें एक ऐसी y की वैल्यू लेनी है जिसके लिए sin y 1/2 के इक्वल हो जाए। तो अब आपको ये बात समझनी है कि ये जो 1/2 है ये नंबर है और ये जो y है ये एक एंगल है। मतलब अगर हमें साइन इन्वर्स x फंक्शन जो दिया हुआ है तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो एक एंगल निकलेगा। जैसे हमारा 1/2 किसके इक्वल होगा? 1/2 विल बी इक्वल्स टू π/6, पाई माइनस π/6, अगेन 2π प्लस π/6 एंड ऑल दैट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद अगेन 360 कंप्लीट करने के बाद 2π कंप्लीट करने के बाद 2π प्लस π/6, इस तरह से वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ ले सकता है। तो अगर मैं सिर्फ एक को मान के चलूँ, देन साइन वाई आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ π/6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? π/6। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो साइन इन्वर्स 1/2, साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल्स टू π/6। जो हम साइन की वैल्यू निकालते थे, अगर मैं कहूँ साइन थीटा इज इक्वल टू y, तो थीटा जो है यहाँ पे साइन π/6 वैल्यू दूँ, दैट कम्स आउट टू बी 1/2। हम जो यहाँ इनपुट देते थे वो एक एंगल होता था और जो रिज़ल्ट निकलता था वो एक नंबर निकलता था। लेकिन यहाँ रेसिप्रोकल है, यहाँ पे हम इनपुट नंबर देंगे और जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हमारा एंगल निकलेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है ताकि आपको जो क्वेश्चंस आप करोगे उसमें आपके आंसर्स टैली करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा कि साइन इन्वर्स फंक्शन का या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन होगा, उसका जो आउटपुट निकलेगा, जो उसका रिज़ल्ट निकलेगा, आंसर निकलेगा, वो एक एंगल निकलना चाहिए। अब आपने यहाँ पे देखा सेकंड थिंग, ये तो हमने समझा कि साइन इन्वर्स होता क्या है। अब साइन इन्वर्स फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन करना है हमें। साइन इन्वर्स इज़ इन्वर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स, और हमें इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन से पता है कि इन्वर्स फंक्शन के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे फर्स्ट कि फंक्शन जो है वो 1/1/2 होना चाहिए, यानी कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, हमें उसका डोमेन और रेंज चाहिए होती है। ठीक है, तो साइन फंक्शन की y इज़ इक्वल टू साइन एक्स अगर हमारे पास फंक्शन है तो इसकी रेंज, या फिर हम इसको f(x) के फॉर्म में लिखते हैं ताकि समझने में इजी हो, इज़ इक्वल टू साइन एक्स अगर हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है तो f(x) वेरीज करता है फ्रॉम r टू -1 1। अब अगर मैं इसका ग्राफ देखें,
ये है हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ। जो इसका डोमेन होता है वो कंप्लीट आर होता है, और जो साइन एक्स होता है वो बाउंडेड होता है -1 और 1 के बीच में। तो इसकी वैल्यू -1 और 1 से अधिक ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये x के हर वैल्यू के लिए डिफ़ाइन होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और ऑल्सो ये 1 1 नहीं है। कैसे? x की वैल्यू मैं 0 लूँ या ये लूँ, तो यहाँ पे इस फंक्शन की y की सेम वैल्यू है फॉर 2 डिफरेंट x। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 0 वैल्यू ही ले लीजिए, 0, पाई, -पाई, 2 पाई, इन सब पे वैल्यू सेम y = 0 आ रही है, यानी कि ये मिनिमम फंक्शन हो गया। यहाँ पे भी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल में भी हमने देखा sin y = 1/2, तो π/6, पाई - π/6, 2 पाई + π/6 सब के लिए हमारी सेम वैल्यू आ रही थी 1/2। तो फंक्शन मिनिमम हो गया, और हम इन्वर्स फंक्शन को तब तक डिफ़ाइन नहीं कर सकते जब तक कि वो 1 1 ऑन 2 ना हो जाए। तो हमें इस फंक्शन का डोमेन और रेंज इस हिसाब से एडजस्ट करनी होगी साइन फंक्शन की, कि उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर सके। अब ग्राफ से समझिए, हमें ग्राफ में एक ऐसे इंटरवल लेना है जिसके लिए फंक्शन 1 1 हो। 1 1 कैसे देखते हैं कि अगर मैं कहीं भी लाइन ड्रॉ करूं, चाहे मैं x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूं, चाहे y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूं, उसकी सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए, वो एक ही जगह कट होनी चाहिए लाइन। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये यहाँ पे 2 जगह कट कर रही है, इसका मतलब मैं ये नहीं ले सकती। लेकिन अगर मैं -π/2 to π/2 देखूँ, यहाँ कहीं भी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये मेरे ग्राफ को सिर्फ एक जगह कट करेगा। इसका मतलब -π/2 to π/2 एक इंटरवल बन गया। इसी तरह आप π/2 to 3π/2 लेंगे तो वो एक और इंटरवल बन जाएगा। यहाँ देखिए -π/2 -3π/2, ये भी एक इंटरवल है। यानी कि पूरा का पूरा जो ग्राफ है इसको मैं डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर सकती हूँ, जिसके लिए फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 होगा। अब वो आपकी इच्छा होती है कि आप इसमें से कौन सा लोगे, लेकिन यहाँ भी एक कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैं ये ले लेती हूँ, आप में से कोई ये वाला इंटरवल ले लेता है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो हमने sin y = 1/2 लिया, ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट वाला लिया -π/2 to π/2 तो मेरा आंसर ये आएगा। सेकंड पर्सन ये वाला आंसर देगा, थर्ड ये आंसर देगा, तो कोई भी मैच नहीं हुआ। इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड इंटरवल लेना होता है जिसके लिए सबकी वैल्यू एक जैसी आए, यानी कि सबका आंसर जो है वो एक जैसा आए। तो इसीलिए जो हमारा -π/2 to π/2 इंटरवल है, ये हमारा स्टैंडर्डाइज इंटरवल है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो इसको लेने से everyone will have the same answer। इसको लिखते हैं, हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं फिर से। f(x) = sin x such that f varies from -π/2 to π/2। ये हमारा डोमेन लिया हमने, और रेंज कहाँ आएगी? -1 to 1। अब ये डोमेन और रेंज के साथ अगर आप देखें तो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। तो इसीलिए अब हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करा तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उस फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। हम डिफ़ाइन करेंगे f(x) = sin इनवर्स x। लेकिन किसी भी फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें डोमेन और रेंज चाहिए होते हैं। तो f इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होगा? हमने जब इन्वर्स फंक्शन डिफ़ाइन किए थे तो हमने देखा था कि जो ओरिजिनल फंक्शन होता है उसका डोमेन रेंज बन जाता है, और जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। -1 to 1, -π/2 to π/2। तो ये इसकी डोमेन और रेंज ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। ग्राफ से समझाती हूँ मैं आपको। ये है हमारा डोमेन -π/2 to π/2, और ये वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक ले रहा है? -1 to 1। जो हमारा इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ होता है, कोई भी इन्वर्स फंक्शन हो, वो ग्राफ जो है
वो हमारे y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल से सिमेट्रिक होता है। इट मीन्स कि अगर मैं x की जगह y पुट कर दूं और y की जगह x पुट कर दूं तो मेरे पास ये ग्राफ आ जाता है इन्वर्स फंक्शन का। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो ये मेरा इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब ये x एक्सिस बन गई। x एक्सिस कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले रही है, -1 से 1 तक। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डोमेन बनाया, देखिए -1 से 1 तक ये वैल्यू ले रही है। और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, -1 के लिए -π/2 और 1 के लिए π/2, यानी कि रेंज हो गई -π/2 टू π/2। ओके, क्लियर। अगेन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि साइन इन्वर्स x का जो रिज़ल्ट होगा वो एक एंगल होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। इस तरह से हम साइन इन्वर्स x फंक्शन डिफाइन करेंगे। और इसको निकालने का तरीका जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि अगर मुझे एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, अगर आपको निकालना है साइन इन्वर्स 1/√2 की वैल्यू निकालनी है। अगेन मैंने आपको बताया था कि इसका इनपुट जो होता है वो नंबर होता है और रिज़ल्ट जो है वो एंगल आएगा। अब लेट साइन इन्वर्स 1/2, क्योंकि ये एक एंगल है, लेट इक्वल्स टू थीटा। तो साइन इन्वर्स मैंने दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया है। 1/√2 इज साइन थीटा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आई गॉट दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। अब 1/√2 साइन थीटा की किस वैल्यू के लिए आंसर 1/√2 आता है, हमें टेबल याद है। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/4, 45 एंगल के लिए ये होता है। अगेन हमें ध्यान रखना है कि ये इस रेंज में है। π/4 जो है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो इट लाइज विद इन दिस रेंज। थीटा बिकम्स π/4। थीटा क्या था, साइन इनवर्स 1/√2 विच इज़ इक्वल्स टू π/4। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अगर आपको क्वेश्चंस में कुछ नहीं बोला गया है तो आपको ये प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज लेने हैं। अगर कोई आपको ब्रांच स्पेसिफिकली बताई गई है तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो वैल्यू है वो हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे जो हमारे प्रिंसिपल ब्रांच आएगी। सेम इसी तरह से हम कॉस के लिए करते हैं। कॉस एक्स जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, इट वेरीज फ्रॉम 0π टू -1 1, ठीक है। क्योंकि जो कॉस एक्स का ग्राफ है वो 0 और पाई के बीच में जो ग्राफ है वो 1 1 on 2 होगा। तो f इनवर्स x, अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन x डिफाइन करूं, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, -1 ऊपर यहाँ लगाया जाएगा इन दोनों के बीच में। देन its domain will be -1 to 1 and range will be 0π। इस बात का ध्यान रखना है कि साइन और कोज में ये भी क्लोज्ड इंटरवल है और ये भी क्लोज इंटरवल है, यानी कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये इंक्लूडेड होगी। इस तरह से आप कॉस इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 -√3/2, ठीक है। ये लेते हैं। सेम मेथड, पुट कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू थीटा। देन cos of cos inverse -√3/2 will be equals to cos theta। -√3/2 is equal to cos theta। अब cos theta की वैल्यू √3/2 हमें पता है π/6 पे भी होती है और π-π/6 पे भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं ले सकते।
तो हम कहाँ लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू स्किप करेंगे, हम ये वाली वैल्यू लेंगे। कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू, और वी कैन राइट इट एज -√3/2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस π/6। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस π/6। ये हमारा आंसर होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 5π/6। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंटरवल के अंदर ही हमारा आंसर आएगा, जो हमारा रेंज है उसी के अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ेगा। अगर ये -π/2 to π/2 होता तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर लेते, लेकिन हमारा कॉस इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसमें, -1 to 1 डोमेन एंड रेंज इज़ 0 to π, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी वैल्यूज एडजस्ट करनी है। नेक्स्ट टेंजेंट के लिए देखते हैं। लेट फंक्शन इज़ y इज इक्वल टू टेंजेंट x। अब सबसे पहले इसका डोमेन समझिए, y इज इक्वल टू साइन x अपॉन कॉस x। टेंजेंट x को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अब ये फंक्शन जो है ये डिफाइन सभी r के लिए, जो साइन x होता है वो हमारा सभी रियल वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है और कोस भी हमारा रियल वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो फंक्शन हमारे क्वोशिएंट फॉर्म में होते हैं उसमें ध्यान रखना होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि कॉस एक्स की वैल्यू ज़ीरो कहाँ कहाँ बनती है। सबसे पहले 0 पे, देन 2π, 4π, सॉरी 0 वैल्यू बनती है इसकी π/2 पे, 3π/2 पे, इसी तरह से 5π/2 पे, और अगर आप नेगेटिव में जाएंगे तो -π/2, -3π/2 एंड सो। इन पे वैल्यूज़ कोस की 0 बनती है। अब इनको अगर मैं जनरलाइज करूं तो ये क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ऑड पावर्स ऑफ π/2, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2। n क्या है, वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है, मीन्स n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। तो मेरा f(x) जो इसका डोमेन है वो मैं इस तरह से डिफ़ाइन करूँगी कि x जो है वो वैल्यूज़ लेगा, कोई भी रियल वैल्यूज़ ले सकता है एक्सेप्ट दिस। और रेंज क्या होगी, रेंज कंप्लीट R होगी, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ देखें टेंजेंट का, तो टेंजेंट का ग्राफ जो है वो इस तरह से आता है। ठीक है, तो वो -∞ to ∞ जाता है, मतलब वो सारी वैल्यूज़ लेता है। ठीक है, तो हमने टेंजेंट x को डिफ़ाइन किया f(x) फ्रॉम दिस टू दिस। अब इसमें अगेन ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो हमें एक पर्टिकुलर एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ब्रांच लेनी होगी, दैट इज़, तो वो हम डिफ़ाइन करते हैं f(x) इज इक्वल टू टेंजेंट x सच दैट f टेक्स वैल्यूज़ फ्रॉम, अब ये बात ध्यान रखनी है, -π/2 to π/2 to r। ठीक है, इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे, सेम साइन वाला है इसका डोमेन, लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा कि इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि -π/2 पे टेंजेंट की वैल्यू -∞ होती है और π/2 पे इन्फिनिटी होती है। तो ये दोनों वैल्यू एक्सक्लूड करेंगे हम। f इज़ डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 एंड रेंज इज़ r। तो इसका इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड होगा टेंजेंट इन्वर्स x सच दैट f वेरीज फ्रॉम r टू -π/2 π/2। ठीक है, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि हमें वो भी वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी जिसके लिए फंक्शन जो है वो डिफाइंड ना हो। तो इसीलिए हमने -π/2 और π/2 जो है इसको हमने एक्सक्लूड किया है। यहाँ पे जो हमारी डोमेन है इसमें से हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी तीनों के लिए भी डिस्कस करेंगे।
कोटेंजेंट के लिए नेक्स्ट टेक एफ एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स। कोटेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स किस किस पे ज़ीरो होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, पाई, 2 पाई माइनस पाई, यानी कि n पाई अगर मैं वैल्यूज़ ले लूँ तो उसके लिए साइन एक्स ज़ीरो होता। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, सच दैट f वेरीज फ्रॉम r माइनस n पाई। ठीक है, इसमें से हम n पाई वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सक्लूड कर देंगे, वहाँ से लेके r के लिए, इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। यानी कि मैं सारी की सारी रेंज ले लेती हूँ, लेकिन उसके अंदर से मैंने इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया है। अब मुझे डिफ़ाइन करना है ये फंक्शन 1 1 ऑन 2, राइट। तो एफ एक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, ये हमारा जनरल है कि अगर मैंने पूरा का पूरा फंक्शन देखना है तो पूरा फंक्शन की रेंज जो होती है r माइनस n पाई होती है। ठीक है, मतलब ये वाले पॉइंट्स एक्सक्लूड हो जाते हैं कोटेंजेंट इन्वर्स के लिए, कोटेंजेंट एक्स के लिए, और ये r के लिए, मतलब ये रेंज इसकी पूरी r होती है। अब मुझे डिफ़ाइन करना है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो f विल वेरी फ्रॉम 0 to पाई, yes 0 to पाई, and its range will be r। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन विल बी cotangent inverse x such that f inverse varies from r to 0 पाई। ठीक, अब ये ध्यान रखिए कि यहाँ भी हमने 0 और पाई को एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि इन पे साइन की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। ओके, तो हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो हमारा साइन और कोस था वो हमारे क्लोज्ड इंटरवल में चलते हैं, लेकिन जो टेंजेंट और कोटेंजेंट है ये हमारे ओपन इंटरवल में चलेंगे। बाकी दोनों की जो डोमेन है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट, सिमिलरली y इज इक्वल टू सेकेंट एक्स। सेकेंट एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस एक्स। तो जो टेंजेंट एक्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी वो सेम यहाँ भी होगी। इसका जो f होगा वो कोई भी वैल्यू लेगा एक्सक्लूडिंग 2n+1 इंटू पाई बाई 2, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 नहीं होंगे। सेकेंड एक्स की खासियत क्या है कि जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, -1 to 1, तो सेकेंड एक्स इनको वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ लेता है, यानी कि दिस टू r -1 1, यानी कि इसके अलावा, इस इंटरवल के अलावा ये बाकी सारी की सारी वैल्यूज सेकेंड एक्स लेता है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे अगेन इन द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, एंड प्रिंसिपल वैल्यू रेंज विल बी 0 पाई। एफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स। अब ये हमारा जनरल फंक्शन था, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के लिए डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए डिफाइन करेंगे, और वो होगी हमारी 0 to पाई, राइट। f फ्रॉम 0 to पाई, इसमें से हमने, क्योंकि जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 हैं वो एक्सक्लूड करनी है, इसीलिए सेकेंड एक्स की जो डोमेन होगा वो होगा 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, क्योंकि सिर्फ यही ऑड वैल्यू जो है वो इसके अंदर आ रही है। तो इस इंटरवल में से आप ये माइनस कीजिए और ये वैल्यू लेगा r -1 to 1, यानी कि इसको छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। f इनवर्स x डिनोटेड बाय सेकेंड इनवर्स x, जो हमारा रेंज है वो डोमेन बन जाएगा
और यहाँ वाला जो डोमेन है वो इधर की रेंज बन जाएगा। तो डोमेन क्या हो गया, r -1 to 1 और रेंज बन गया 0 to पाई, कोई भी वैल्यू लेगा एक्सेप्ट π/2। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स एक्सक्लूड करने हैं। जैसे कि हमने टेंजेंट के केस में जो हमारा पॉइंट था -π/2 और π/2, ये दोनों एक्सक्लूड कर दिए थे। कोटेंजेंट के केस में 0 और पाई एक्सक्लूड कर दिए थे क्योंकि वो एंड पॉइंट्स पे ही आ रहे थे। लेकिन सेकेंड और कोसेकेंट के केस में हमें इसमें बीच में से ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, कोसेकेंट का और देख लेते हैं। fx = कोसेकेंट x, अगेन 1/sin x। तो कौन कौन सी वैल्यू, n वाली वैल्यू जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैं सीधा प्रिंसिपल ब्रांच के लिए लिख रही हूँ, सच दैट f वेरीज फ्रॉम -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग किस लिए, n पाई पे, n पाई इन दोनों के बीच में कौन सी आई, 0। ठीक है, बाकी तो पाई 2 पाई वो इसके बीच में नहीं पड़ेगी इंटरवल में। 2r -1 to 1 ये वाला इंटरवल छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज लेगा। ठीक है, इसका f इनवर्स x विल बी कोसेकेंट इनवर्स x एंड डोमेन इज r -1 to 1 and range will be -π/2 to π/2 excluding 0। ठीक, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। लाइक वी हैव टू फाइंड कोटेंजेंट इनवर्स -1/√3। फर्स्ट ऑफ ऑल, as its value will be an angle, so put it equals to theta of cotangent inverse -1/√3। ये क्या हो गया, कोटेंजेंट थीटा इधर ले आएंगे इज इक्वल टू -1/√3। अब 1/√3 वैल्यू किस पे होती है, π/3 पे। ठीक है, π/3 पे इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, बट माइनस साइन है। और रेंज हमें क्या लेनी है कोटेंजेंट की, रेंज विल बी, कोटेंजेंट के केस में हम देखते हैं ये हमने कोटेंजेंट 0 to पाई के बीच में वैल्यू लेनी है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है कोटेंजेंट, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये लाई नहीं करेगा। सो कोटेंजेंट ऑफ पाई -π/3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू गई जो विच इज़ इक्वल्स टू -1/√3। दोनों तरफ कोटेंजेंट को हटा सकते हैं, थीटा विल बी पाई -π/3। ये हमारा आंसर है। थीटा किसके इक्वल था, दिस मीन्स कोटेंजेंट इनवर्स -1/√3 विल बी इक्वल्स टू पाई -π/3 विच इज़ इक्वल्स टू 3। आप एलसीएम लीजिए, 3 पाई माइनस पाई विच इज़ इक्वल्स टू 2 π/3। ठीक है, इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि आप पहले उसको थीटा के इक्वल मान लीजिए, देन टेक कॉस और जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको इस साइड लेकर आइए एंड देन सॉल्व, फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर गिवन वैल्यू। उसके लिए हम एंगल निकाल लेंगे एंड देन इक्वेट बोथ द एंगल्स, वी विल फाइंड द आंसर। ठीक है, ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, और कोई प्रॉब्लम है देन कंसल्ट विद मी।